Good morning to all of students. Welcome back for this particular lecture. अर्लियर क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ और साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बारे में, और फाइनली हमने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या सिग्निफिकेंस है। हमने आपको इफेक्टिव टेम्परेचर के बारे में बताया था कि इफेक्टिव टेम्परेचर क्या होता है, चार प्रॉपर्टीज़ को मिला के बनता है। पहला आपका टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इसके बाद हमारी जो एयर की स्पीड है और एयर वेलोसिटी जो होती है, और आपका जो है एयर की क्वालिटी है। इन सब को मिलके इफेक्टिव टेम्परेचर बनता है, और ये चारों ही मिलके हमारे कंफर्ट को डिसाइड करते हैं। तो इस साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में जान लेते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा हाई होना या बहुत ज़्यादा लो होना हमारे लिए क्या है, बेनिफिट नहीं है। एक जो अप्रॉक्सीमेट जो हमारी कंफर्ट ह्यूमिडिटी चाहिए होती है हमें ह्यूमन कंफर्ट के लिए, वो बेसिकली 60% रिक्वायर्ड होती है। 55 से 60% तक हम उतनी ह्यूमिडिटी पे कंफर्ट करते हैं, और जब भी ह्यूमिडिटी बढ़ती या घटती है तो हमें क्या होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम ऑल ईयर अगर देखें, अगर हम बात करें इस जोन की, जिस जोन में हम रहते हैं, बनारस या गाजीपुर जोन की, तो अगर हम ऑल ईयर राउंड ईयर की बात करें तो क्या होता है कि हम बहुत कम समय ही कंफर्ट फील करते हैं, जो पूरी तरीके से कंफर्ट है। मैक्सिमम टाइम में हम डिस्कम्फर्ट ही फील करते हैं, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर कंटिन्यूस क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो देखिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे अगर हाई आपकी ह्यूमिडिटी होगी तो पहले आई कंडीशन है पॉसिबल बैक्टीरिया बिल्डअप एंड हेल्थ एफर्ट्स। अगर ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो हमारी आंखों में क्या है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन बिल्डअप होने के चांसेस रहते हैं। और अगर बहुत कम हो गया तो क्या होता है कि ड्राई इचीएस। अब ध्यान दी होंगी कि जब ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है तो हमारी क्या होती है, स्किन वगैरह जो होती है बहुत अजीब सा हम ड्राई टाइप की हमको फील होती है। तो बेसिकली क्या होता है, क्या है कि जब लो आरएच होता है तो हाई रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ आई बॉल ऑयल, जो हमारी आंखों से आई बॉल ऑयल है उसका इवोपरेशन क्या होता है, बहुत तेज़ी से हो जाता है, जिसके वजह से ड्राई इची आइज़ हमारी हो जाती है, जिसके वजह से हमारा आई जो है ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर सांस के बारे में बात करें तो देखिए नोज़, नाक और हमारा जो गला होता है, नोज़ एंड थ्रोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रॉपर वेंटिलेशन एंड प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर क्या होता है कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो गया, अगर प्रॉब्लम हो गई आरएच की वजह से, तो अगर हाई आरएच हो गया यानी ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, वो हमारा ज़्यादा हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है। अगर क्या हुआ बहुत कम ह्यूमिडिटी हो गई तो क्या हो जाएगा, जो थ्रॉट है, नोज़ है और लंग है, क्या है, इनमें क्या हो सकते हैं, इनमें हमारे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्मल स्ट्रेस की, क्या होता है कि जब बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना होता है, और जो इंडस्ट्रियल में वर्कर काम करता है या मजदूर काम करता है वो क्या होता है, बहुत ओवर हीटिंग हो जाती है बॉडी, जिसके वजह से उसका थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है। अगर बहुत कम ह्यूमिडिटी है, जैसे ठंडी के दिन में अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है तो क्या होता है, हमें बहुत ठंडा फील होने लगता है, जो कि एक डिज़ायरेबल चीज़ नहीं है। स्किन इफेक्ट आप जानते हैं कि बहुत ह्यूमिडिटी पे क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रोथ है। जैसे बारिश के मौसम में क्या हो गया, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है और क्या होता है, बहुत सारे इन्फेक्शन बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं, हमारी स्किन की डिसीज़ क्या होती है, बढ़ जाती है। और अगर बहुत कम ह्यूमिडिटी, जैसे ड्राई मौसम जब हो जाता है, मई जून में जब एकदम बारिश न होने के चांस रहते हैं, तो अब एकदम स्किन हमारी सूखी सूखी हो जाती है, दैट इज़। और बहुत अगर ठंडी में ह्यूमिडिटी अगर बहुत कम हो जाती है तब भी हमारी क्या हो जाती है, स्किन हमारी बहुत ड्राई हो जाती है, जो कि एक प्रॉब्लम हमारी क्या करती है, क्रिएट करती है। ठीक है, अब अगर हम मटेरियल्स की बात कर लें, रिजल्टिंग रस्टिंग ऑफ स्टील एंड ब्रेक डाउन ऑफ टिम्बर। बेसिकली क्या है कि जो मटेरियल्स हैं, यानी अगर हम इंडस्ट्री में अगर आरएच की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो स्टील भी हमारी क्या हो जाएगी, ह्यूमिडिटी में क्या ख़राब हो सकती है। इसके अलावा क्या है, जो भी अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि ख़राब होने के चांसेस है। अगर मान लीजिए हम घर में अगर घर के जो हमारा डोरी होता है, अगर कंटिन्यूस उस पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूस अगर बारिश हो रही, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एक समय के बाद क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, और अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम है तो बहुत ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, हमें कुछ ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी रहती है। तो अगर ह्यूमिडिटी वहाँ बहुत कम हो गई तो तुरंत वो बहुत सूखा हो जाएगा, जो कि एक डिज़ायरेबल चीज़ वहाँ पे नहीं होती है। अगर हम पॉल्यूशन लेवल की बात करें तो पॉल्यूशन में अगर बात करें तो डस्ट कंसेंट, आप एक चीज़ बहुत ध्यान दिए होगे, जब गर्मी के दिनों में क्या होता है, हमें डस्ट बहुत ज़्यादा फील होती है। ठीक है ना, या अगर बहुत ठंडी है, अगर ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में बहुत कहीं ड्राई मौसम है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो और अगर आप सड़क पे चल रहे हो, ट्रक से पॉल्यूशन निकल रहा है, तो जो डस्ट
कंसंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आप कुछ पहले दिन याद होगा आर्टिफिशियल क्या होता है, बारिश कराई जाती है, यानी ह्यूमिडिटी क्या होता है उस डस्ट कंसंट्रेशन के साथ नीचे बैठ जाता है। तो ये कुछ बातें हैं ह्यूमिडिटी के बारे में जो कि हमारे ह्यूमन कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो इसको आप समझ जाइएगा कि हाई पे भी प्रॉब्लम है, लो पे भी प्रॉब्लम है, एक बीच का कंफर्ट होना चाहिए जो कि हमारा 55 से 60% होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि इतनी ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं हो पाती है, जिसके लिए हम एसी वगैरह का यूज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब हम साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा और आपको मैं छोटा सा एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस के बारे में। आप समझिए इस चीज़ को। देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इन चीज़ को समझने से पहले मैं आपको अभी कुछ लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस के बारे में। आप समझ जाइए, मैं आपको एक शॉर्टकट बता दे रहा हूँ कि आप कैसे लोकेट कर सकते हो। बहुत सिंपल है। सपोज दैट ये आपका है, ठीक है। देखिए, सिंपल सी बात है। आप हीटिंग कूलिंग पहले समझते हैं। साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस में पहला क्या होता है, हीटिंग हुआ, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो गया, कूलिंग हुआ। तीसरा हमारा क्या हो गया, ह्यूमिडिफिकेशन हो गया, ठीक है। चौथा हमारा हो गया ह्यूमिडिफिकेशन हो गया, ठीक है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक। देखिए, सिंपल सी बात, एक लाइन आप स्ट्रेट खींच दीजिए, ठीक है, और एक लाइन ये कर दीजिए। ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन है, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन है, ठीक है। इधर जाएंगे तो क्या होगा, हीटिंग होगा, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। इधर हमारा करेंगे तो कूलिंग होगा, इसको हम सी से डिनोट किए। तो हीटिंग हुई, कूलिंग हुई। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ह्यूमिडिफाइंग होगा, इसको हमने क्या किया, एच सफिक्स एच, ह्यूमिडिफाइंग हुआ। नीचे हमारी ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, घट रही है, तो इसको डी एच एच कर दिए। तो ह्यूमिडिफाइंग, डी कूलिंग और हीटिंग। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफाइंग, एच प्लस एच एच, ठीक है। कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफाइंग, सी प्लस एच एच। यानी ऊपर क्या होगा, दोनों तरफ ऊपर इसके इन दोनों के बीच में, इधर भी ह्यूमिडिफाएंगे इधर भी ह्यूमिडिफाएंगे, क्योंकि ये दोनों के बीच में है। हीटिंग हो रहा है, ह्यूमिडिफाइंग हो रहा है, तो हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफाइंग। कूलिंग हो रहा है, ह्यूमिडिफाइंग, तो कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफाइंग। सिमिलरली नीचे जाएंगे तो क्या होगा, कूलिंग प्लस डी ह्यूमिडिफाइंग। और इधर जाएंगे तो क्या होगा, कूलिंग प्लस हीटिंग प्लस डी ह्यूमिडिफाइंग। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे जो है इन साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस को दर्शाने का। अब हम इसको सीरीज वाइज पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसिबल हीटिंग की, ठीक है। सेंसिबल हीटिंग हमारा क्या है, सेंसिबल हीटिंग सिंपल सी नॉर्मल हीटिंग है। सपोज दैट एक हीटिंग कॉयल आपको दिखाई दे रही होगी, ये हमारी हीटिंग कॉयल है। हीटिंग कॉयल से एक एयर क्या कर रही है, पास कर रही है, ठीक है। ये T3 यहाँ पे 3 है, ये हमारा 1 मान लेते हैं, ये हमारा क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ये हीटिंग कॉयल है। अब इससे एयर पास करेगी। जो T3 का टेम्परेचर है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर T3 का क्या होगा, T1 से क्या है, T2 दोनों से क्या है, ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो एयर इसके कॉन्टेक्ट में आएगी तो एयर क्या होगी, गर्म होगी, और गर्म होकर 0.2 पे निकल जाएगी। और T3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा इन दोनों से ज़्यादा होगा। तो DBT यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर एयर का क्या होगा, बढ़ेगा। ये है सेंसिबल हीटिंग, नॉर्मल हीटिंग हो रही है, ठीक है। तो सिंपल क्या हो गया, कॉयल से पास कर रहा है, 1 से 2 के बीच में क्या हो गया, इस हीटिंग कॉयल का टेम्परेचर क्या है, इसके DBT से ज़्यादा है, इससे क्या करेगा, हीट करेगा और यहाँ पे निकल जाएगा। इस प्रोसेस में सेंसिबल हीटिंग में हमारा जो ह्यूमिडिटी होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, वो क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ह्यूमिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक टर्म यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, बाईपास फैक्टर। सिंपल समझ लीजिए, बाईपास फैक्टर क्यों निकालते हैं, होता क्या है कि हम किस भी हीटिंग कूलिंग की जब भी बात करते हैं, तो जो भी हम एयर यहाँ पे यूज़ हो रही है हीटिंग या कूलिंग के लिए, वो पूरी, जैसे मान लीजिए 100% एयर है, तो पूरी 100% इससे एयर जो है इसके कॉन्टेक्ट में नहीं आती है। 70%, 80% इतनी एयर आती है और 20% इससे बाईपास हो जाती है बिना इससे कांटेक्ट में आए। तो इसका हमें एक रेशियो निकालना पड़ता है कि कितना हमारा बाईपास फैक्टर आ रहा है, कितनी एयर कांटेक्ट में आ रही है, कितनी क्या हो रही है, एयर बाईपास हो जा रही है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है टेम्परेचर के टर्म में TdB3 माइनस TdB2, TB3 माइनस TdB1। 3 कॉयल का टेम्परेचर है, ठीक है। T2 हमारा क्या है, ये आउटलेट टेम्परेचर है एयर का, और T1 हमारा क्या, इनलेट टेम्परेचर है। तो बाईपास फैक्टर क्या हो जाएगा, TB3 माइनस T2 अपॉन
TB3 माइनस T1, ये हमारा बाईपास फैक्टर हो गया। तो ये आप देख सकते हो इस चार्ट पे हमने क्या दिखाया, एक सिंपल 1 2 3 पॉइंट है। 1 2 3 क्या है, ये सेंसिबल हीटिंग का है। ये क्या हो रही है, हीटिंग हो रही है। 3 क्या है, कॉइल का टेम्परेचर, 2 आउटलेट का टेम्परेचर और 1 क्या है, एयर का टेम्परेचर। तो दिस इज ऑल अबाउट सेंसिबल हीटिंग। एक सिंपल सा हीटिंग आप समझ सकते हो कि नॉर्मल कोई भी मान लीजिए क्लोज पॉइंट है, वहाँ पे सिंपल एक आप हीटर लगा है, नॉर्मली इलेक्ट्रिकल हीटर जो घर में यूज़ करते हैं, और उससे एयर क्या कर रही है, पास कर रही है। तो क्या होगा, सेंसिबल हीटिंग होगी। अब बात करते हैं सेंसिबल कूलिंग की, सेम तरीके से, लेकिन अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ चीज ये पॉइंट ध्यान देने की बात है कि सरफेस टेम्परेचर इज लेस देन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर बट ग्रेटर देन द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये पॉइंट यहाँ नोट करने वाली बात है। यहाँ पे जो सरफेस टेम्परेचर है सेंसिबल कूलिंग में, अगर यहाँ की बात करें ये 3 पॉइंट, तो इसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। सॉरी, सरफेस का टेम्परेचर क्या होगा, इसके पॉइंट से कम होगा। यानी अगर DB3 की बात करें, इससे इट इज़ लेस देन TDB1। एयर के टेम्परेचर से ये क्या होगा, कम होगा। लेकिन जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मान लीजिए 35 हो गया DBT, 31 डिग्री सेल्सियस होगा आपका WBT, और आपका 25 डिग्री हो गया आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। सपोज दैट हम एक मान लेते हैं। तो ये जो सरफेस का टेम्परेचर T3 है वो 35 से क्या होगा, कम होगा, लेकिन 25 से ज़्यादा होगा। क्यों, अगर 25 से कम सरफेस का हो गया तो कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी अगर हम यहाँ बात करेंगे तो ये टेम्परेचर क्या होगा, ऑलवेज इससे कम होगा 1 से, तभी तो कूल होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। एयर इसके कांटेक्ट में ठंडी कब होगी, जब इसका टेम्परेचर इससे कम होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमें क्या कराना है, इससे कंडेंसेशन नहीं कराना है, तो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमिडिटी का जो लेवल होगा यहाँ पे, उसको हमें कोई इफेक्ट यहाँ नहीं होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम नहीं होना चाहिए, नहीं 25 से ऊपर ही होगा, ठीक है। तो दिस इज एयर इन आएगा और एयर आउट यहाँ पे चली जाएगी। तो ये आपका देखिए, अगर इस साइक्रोमेट्रिक चार्ट में आप देखेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे देखे होंगे, 2 3 1 2 3, ये हमारी क्या हो रही है, सेंसिबल कूलिंग हो रही है। अगर हम बात करें तो क्या हो गया, ये हमारा हीटिंग हो गया और ये हमारा क्या हो गया, कूलिंग हो गया, ठीक है। हीटिंग एंड कूलिंग क्लियर है। ह्यूमिडिफिकेशन क्या होगा, ऊपर जाएंगे तो ह्यूमिडिफिकेशन होगा और नीचे जाएंगे तो क्या होगा, डीह्यूमिडिफिकेशन होगा। ये बात आपको क्लियर हो गया, इसको चीज़ को दिमाग में रखिएगा। इधर कूलिंग हो गया, इधर हीटिंग हो गया, इधर ह्यूमिडिफिकेशन डीह्यूमिडिफिकेशन, इन दोनों के बीच में क्या होगा, हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। इधर क्या होगा, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। नीचे क्या होगा, कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन, और इधर क्या होगा, हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। तो बाईपास फैक्टर हम यहाँ भी निकालने के लिए क्या करेंगे, TB2 माइनस TB3, TB2 माइनस TB3 डिवाइडेड बाई TB1 माइनस TB3। इससे हम ये पता, मान लीजिए अगर बाईपास फैक्टर होना कितना चाहिए, ये अप्रॉक्सीमेट 1 के करीब होना चाहिए। सपोज दैट ये फैक्टर आता है 0.90, इसका मतलब क्या हो गया कि 90% जो एयर है कांटेक्ट में आई है, इस कॉइल के इफेक्टिव की है, और 10% एयर से कांटेक्ट में नहीं है, वो क्या कर गई है, बाईपास हो गई है। तो फॉर इफेक्टिव कूलिंग और हीटिंग के लिए क्या होना चाहिए, इस बाईपास फैक्टर का जो वैल्यू है वो क्या अप्रोच होना चाहिए, 1 के करीब होना चाहिए। तो दिस इज सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, ये हमारी दो चीज़ यहाँ पे हो गई। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर सेंसिबल हीटिंग एंड सेंसिबल कूलिंग। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। जैसे हमने आपको बताया ना कि हीटिंग होता है, कूलिंग होता है, ह्यूमिडिफिकेशन होता है, डीह्यूमिडिफिकेशन होता है। तो अब क्या होगा, हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन प्लस हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन प्लस कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन हो गया, 2 हो गया, 2 4 हो गया, और 2 ये 6 हमको यहाँ पे पढ़ना है। और हमने आपको बताया कि क्यों कर रहे हैं, हमारा पर्पज़ अलग अलग है, कंफर्ट के लिए अलग बिल्कुल कहानी है, और हमारा क्या है, अगर हम किसी इंडस्ट्री की बात करें, किसी गैस ड्राइंग की बात करें तो बिल्कुल अलग बात है। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इन अ ब्रीफ अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच।